कल जो पढ़े हैं भूल जाइए, फिर से देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा ही पढ़े थे बट नेटवर्क की वजह से क्लास चली नहीं, लेकिन उसके बाद जो चला उसमें बड़ा अच्छा नेटवर्क रहा। आप लोग का भी और जो है सिम का भी। अगला जो फैक्टर मुगलों के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका इनकेपेबल रूलर्स। ठीक है। अयोग्य शासक। औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए, उसके बेटा पोती पोता परपोता जो भी रहे हैं, सब अयोग्य रहे। लगभग पूरे टाइम पीरियड तक जो है वॉर ऑफ सक्सेशन होते रहे, हमेशा आपस में जो है लड़ते रहे। दरबार में, साम्राज्य में षड्यंत्र जो है चलता रहता था। शराब में, अय्याशी में डूबे रहते थे, लड़कियों में डूबे रहते थे, नाच गाने में डूबे रहते थे, खाने पीने में डूबे रहते थे। तो एक बादशाह, एक रूलर की जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो क्वालिटीज़ इनके अंदर नहीं थी। शुरू करते हैं औरंगज़ेब के बाद से ही, एकदम ठीक वहीं से कहानी शुरू करते हैं कि अयोग्यता की शुरुआत कहाँ से हुई। औरंगज़ेब की डेथ हुई आपके 1707 ईस्वी में। औरंगज़ेब की डेथ के बाद उसके 3 जिंदा बचे बच्चों में वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया। कौन थे वो 3 बच्चे? प्रिंस मुअज़्ज़म, तो औरंगज़ेब की डेथ के बाद उसके 3 बच्चों के बीच वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ, यानी कि उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। वो 3 बच्चे कौन कौन से थे? बच्चे नहीं बल्कि अपने आप में ये बुजुर्ग थे। दूसरा जो बेटा था नाम था मोहम्मद आजम। तीसरा बेटा था कामबख्श। जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई, ये मरे जा रहे थे गद्दी पे बैठने के लिए। बाप के मरने का ठीक से शोक तक नहीं मनाए ये लोग, और उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। कैसे लड़ाई शुरू हुई? मोहम्मद आजम पहुंचा आगरा, और आगरा में इसने अपने आप को रूलर घोषित कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया। काम बख्श था हैदराबाद में, उसने हैदराबाद में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। तो बताइए, साम्राज्य जो है, सबको इतनी पड़ी थी गद्दी पे बैठने की कि सब चाहते थे किसी तरीके से हम ही जल्दी से बादशाह बने और मुगलिया सल्तनत की बागडोर मेरे हाथों में आ जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है तीनों बेटों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू होती है। और जो पहली लड़ाई होती है वो आपकी 1707 में ही होती है, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ जजाऊ। जजाऊ का युद्ध। ये युद्ध हुआ प्रिंस मुअज़्ज़म और मोहम्मद आजम के बीच में, जो अपने आप को आगरा से बादशाह घोषित कर चुका था। इस युद्ध में मोहम्मद आजम की हार होती है और उसका कत्ल हो जाता है। उसके बाद प्रिंस मुअज़्ज़म ने रुख किया काम बख्श की ओर। काम बख्श जो हैदराबाद में बैठा हुआ था, हैदराबाद में उसने अपने आप को बादशाह घोषित किया। तो 1709 में 2 साल बाद जो है हैदराबाद में एक युद्ध होता है, जिसको हैदराबाद का युद्ध या बैटल ऑफ हैदराबाद कहते हैं। यहाँ पे दोनों के बीच में युद्ध होता है और काम बख्श को यहाँ पे निपटा दिया जाता है। अब इकलौता गद्दी का वारिस बचा आपका प्रिंस मुअज़्ज़म, और प्रिंस मुअज़्ज़म ने अपने आप को मुगलिया सल्तनत की गद्दी पे बैठाया, और जिस नाम से बैठाया वो नाम था आपका बहादुर शाह। और बहादुर शाह को बहादुर शाह फर्स्ट कहा जाता है। औरंगज़ेब के बाद ये मुगल साम्राज्य का शासक बना, बादशाह बना, और 1707 से लेके ये 1712 तक मुगलिया सल्तनत का बादशाह रहा। ठीक है। बहादुर शाह को शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है, और टू बी प्रिसाइज शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाद में भी एक शाह आलम आता है। बहरहाल,
तो इस तरीके से ये बादशाह बनता है और अपना कोरोनेशन यानी कि अपना राज्याभिषेक पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है पुल ए शाह दौला। एक पुल है ये, ठीक है ना। तो शाह दौला का पुल या जो भी बोल रहे हो, तो इसको बोला जाता है पुल ए शाह दौला। जब ये बादशाह बना तो इसकी उम्र 63 वर्ष थी। तो ऑलरेडी ये बुजुर्ग था, कब्र में पैर लटका हुआ था, बट हाँ ठीक ठाक तरीके से इसने गद्दी संभाली। बाकी जो इसके बाद आए वो महानालायक थे, ये थोड़ा सा था, या थोड़ा सा भी नहीं कह लीजिए, बल्कि उम्र इतनी हो चुकी थी, शायद उम्र का तकाजा था, कमज़ोर था। तो जब ये गद्दी पे बैठा तो इसने पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन अपनाई, दूसरों को खुश करने की नीति अपनाई, ठीक है ना। पैसिफिकेशन का मतलब यही होता है, इसने सबको खुश रखने की चाहत रखी, राजपूतों को खुश किया और खुश करने के चक्कर में कई सारी बेवकूफ़ियाँ भी की। लेकिन पहला इसने जो एक्शन लिया था वो मराठा के कंटेक्स्ट में लिया था। मराठा के कंटेक्स्ट में क्या हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोग जाते हैं। शिवाजी का नाम आपने सुना, औरंगज़ेब के टाइम पे शिवाजी का एक बेटा था संभाजी, ठीक है। संभाजी की औरंगज़ेब की कैप्टिविटी में, औरंगज़ेब की कैद में डेथ हो गई थी। संभाजी का एक बेटा था, नाम था शाहू, और इस वक्त शाहू भी मुगल साम्राज्य की कैद में था। तो बहादुर शाह ने फैसला किया कि हम शाहू को आज़ाद करेंगे। ये बहादुर शाह का निजी फैसला नहीं था, बल्कि उसके सलाहकार, सलाहकार में कौन लोग थे, एक तो उसका बेटा ही था जिसका नाम था अजीमुशान, दूसरा उसका एक अधिकारी था, नाम था जुल्फ़िकार खान। जुल्फ़िकार खान और अजीमुशान ने बहादुर शाह को ये सलाह दी कि आप शाहू को छोड़ दीजिए, ताकि वो अपने साम्राज्य में जाके वो लोग आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ना शुरू कर दें। उत्तराधिकार के लिए वो क्यों लड़ेंगे, देखिए लड़ने की वजह ये थी कि शिवाजी की डेथ हुई। शिवाजी की डेथ के बाद शिवाजी के बेटों को गद्दी पे बैठना था। जो अगला नंबर था आपका संभाजी का, संभाजी संभाल रहे थे सारी चीज़ें, लेकिन संभाजी की डेथ हो गई। तो संभाजी के बाद हक किसका था, शाहू का, लेकिन शाहू भी कैद में था। तो गद्दी संभाली संभाजी के ही भाई ने, जिसका नाम था राजा राम, ठीक है। और राजा राम का फिर एक बेटा था शिवाजी टू। तो इस वक्त मराठा साम्राज्य में शिवाजी टू का शासन था, जो कि अभी बच्चा था, छोटा सा। तो बच्चा था, इस वजह से शिवाजी टू की माँ शासन कर रही थी मराठा साम्राज्य में, जिसका नाम था ताराबाई। तो बहादुर शाह ने शाहू को इसलिए छोड़ा कि शाहू पहुंचेगा मराठा साम्राज्य में तो वो जाके ताराबाई से लड़ेगा कि गद्दी पे मेरा अधिकार है, तुम बैठी बैठी शासन कर रही हो अपने बेटे के नाम पे। तो ये दोनों आपस में लड़ना शुरू करेंगे और मराठा साम्राज्य कमज़ोर होगा। इसके पीछे ये पूरा डिप्लोमेटिक रीज़न इन्वॉल्व था, ठीक है। तो पहला काम उसने यही किया। दूसरा काम उसने राजपूतों को लेके किया। राजपूतों को लेके रिश्तों में थोड़ा सा दिक्कत आई थी, उस दिक्कत को इसने भरने की कोशिश की। कैसे भरने की कोशिश की, उन्हें भी उसने खुशियाँ देनी चाहिए। कैसे खुशियाँ दी उसने, राजपूतों से दिक्कत ऑलरेडी बढ़ चुकी थी। 3 रूलर का यहाँ पे हम नाम लेंगे। एक तो आपका जोधपुर, जोधपुर में आपके थे अजीत सिंह। एक रूलर हैं आपकी जय सिंह, जो कि थे आपके आमेर के। और एक रूलर थे आपके मेवाड़ के, जिनका नाम था राणा अमर सिंह, ठीक है। इन तीनों से युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, दिक्कतें हुई बहादुर शाह के साथ। बहादुर शाह ने इन तीनों को हराया, बखूबी बेहतर तरीके से हराया। लेकिन हराने के बाद उसने ना इनको पनिश किया, ना कोई उसने स्ट्रिक्ट फैसला लिया, बल्कि उसने क्या किया, सोचा कि राजपूतों को खुश कर देते हैं और इन लोगों को माफ़ करके इन लोगों को गवर्नर बना दिया।
प्लस 3500 रुपये का, 3500 रुपये कह रहे हैं, 3500 का जो है, रुपये रुपये बार बार निकलता है, 3500 का जो है इन्होंने मनसब दे दिया, रैंक दे दी। तो ये बहादुर शाह की एक बड़ी गलती थी। बाद में इन्हीं लोगों ने, खासकर अजीत सिंह ने, आगे के मुग़ल बादशाहों को परेशान किया, उनको गद्दी से हटाया, साजिश की। ये सारे काम इन लोगों ने मिलकर किए, तो कहीं न कहीं ये बहादुर शाह की गलती थी यहाँ पे, और पतन के लिए एक जिम्मेदारी भी। चाहता तो यहाँ पे ये मार देता या उनको पनिशमेंट देता। युद्ध में मारना तो कोई पाप या गुनाह का काम नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। युद्ध तो युद्ध है ना, हर हाल। हाँ, वहाँ पे जो है क्रूएलिटी नहीं करनी चाहिए, ये एक नेचुरल जो लॉ कहता है, बहरहाल। तो इस तरीके से उसने यहाँ पे पैसिफिकेशन की पॉलिसी अपनाई। दूसरा एक इशू था इसी टाइम पीरियड में सिखों का। सिखों का इशू क्या था? बहुत पहले से ही चला रहा था, औरंगजेब के टाइम पे थोड़ा सा और पीक पे था। इस टाइम पे सिखों का एक रूलर था, नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जो है रुक रुक के रिवोल्ट, विद्रोह करता रहता था। एक तरीके से इसका पूरा टेरर बना हुआ था, एक भय पूरा क्रिएट हुआ पड़ा था। तो बंदा बहादुर को बहादुर शाह ने निपटाया। लोहगढ़ में एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में उसने उसको हरा दिया था। तो सिखों का जो एक मसला था साइड में, वो मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो सिखों का जिक्र आएगा, बट यहाँ पे अंदर मत घुसिएगा। बस इतना समझिए कि सिखों की तरफ से एक दिक्कत थी, बार बार विद्रोह होते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी, और उनका जो लीडर था सिखों का, वो नाम था बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर से बहादुर शाह की लड़ाई हुई, बहादुर शाह ने इनको हराया, और हरा के 1711 में सिरहिंद को अपने कब्जे में लिया। ठीक है। हालांकि सिखों का पूरा किस्सा तमाम नहीं हुआ था, बस कुछ पल के लिए सिखों की शांति हो गई थी, और फिर एक साल बाद ही जो है बहादुर शाह की 1712 में डेथ हो गई। 1712 में डेथ हुई, और उसके बाद फिर से वही सारी चीज़ें शुरू हुई, जो हो गई, वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया, वो सारी चीज़ें दोबारा शुरू हुई। बहादुर शाह के बारे में एक इतिहासकार है, नाम है सिडनी ओवेन। सिडनी ओवेन ने बोला कि बहादुर शाह जो है वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ whom anything favorable can be said. Henceforth, the rapid and complete abasement and practical dissolution of the empire are typified in the incapacity of political insignificance and its sovereigns. आसान भाषा में सिडनी ओवेन का कहने का यहाँ पे मतलब ये था कि बहादुर शाह पूरे मुगलिया सल्तनत में आखिरी ऐसा बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता था, क्योंकि बहादुर शाह यानी कि 1712 के बाद जो 11 मुगल बादशाह आए, उन 11 के बारे में कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिनकी वजह से उनकी तारीफ की जाए या उनके बारे में कुछ अच्छा बोला जाए। यही वजह था कि जैसे ही बहादुर शाह की डेथ हुई, बड़ी ही तेज़ी से मुगलिया सल्तनत की जो बुनियाद थी वो धीरे धीरे उखड़ने लगी, बिखरने लगी, और उसके बिखरने की वजह इन कायर, अयोग्य शासकों की जो है इनकैपेसिटी थी, अयोग्यता थी, वो उसी में छुपा हुआ था। ठीक है। तो बहादुर शाह का ये टाइम पीरियड आपने देखा ना, 5 साल का, कैसा था ले दे के। अब इससे भी बुरा आगे वालों का था, तो आप सोचिए कि क्या ऐसे साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक है, नेचुरल है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, आप बोले थे कि ध्यान से नहीं सुने, इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन किए कि ध्यान से नहीं सुनने का मतलब मन कहीं और लगा है। कोई बात नहीं, इस एज में मन चंचल होता है, मतलब खाने पीने पे ध्यान लगा होगा, बर्गर, पिज्ज़ा, शरबत।
खाने पीने पे ध्यान नहीं लगा है? दुनिया में खाना ही तो एक चीज़ है जिसके पीछे भागना चाहिए, मतलब इम्पोर्टेंट काम के अलावा अगर एक्स्ट्रा में देखा जाए तो बस बढ़िया बढ़िया खाना मिल जाए तो हम तो जंगल में भी रह लेंगे जाके। नहीं, वैसे वाली नहीं है, बस दिखना चाहिए अच्छा और टेस्ट ठीक ठाक होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब रहेगा ना तब भी वो नहीं है। हाँ, और खाना अपना होना चाहिए, दूसरों के घर में नहीं वाले ठूसते हैं, वो वाले खाद उड़ हो जाते हैं। कहीं पे मिल जाए पैर फैला के बैठ जाएंगे एकदम, और पेट का तंदूरा बना लेंगे। जैसे यह शादी में होता है ना, खासकर मऊ में शादी होती है, कुछ लोग तो ऐसे होंगे पूरा गमला लेके बैठेंगे, और गमले में 20-25 बोटी किधर जाएगी जो है पता नहीं चलता है। कभी देखें आप लोग ऐसे लोगों को? हाँ, तो ये सब खादोड़ लोग हैं। हाँ, क्या कह रहे थे हम? हाँ, कुछ नहीं कह रहे थे, बहादुर शाह जो है खत्म हो गया। बहादुर शाह की डेथ के बाद अगले जो शासक आए, उन लोगों में भी वही कहानी रिपीट होती है। उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। अगला जो नंबर था, अच्छा नंबर छोड़िए। बहादुर शाह की डेथ हुई 1712 में। डेथ जैसे ही डेथ हुई उसके बाद आपस में फिर से उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ शुरू हुई, और जिनके बीच में लड़ाई हुई उनके नाम थे जो है जहां शाह और रफ़ीउस शान, और दूसरा था या तीसरा था अजीमुस शान। इन तीनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जहां शाह या रफ़ी उस शान, वो सब अलग अलग है ना, रफ़ी अलग है, उस अलग है, शान अलग है। वो हम इकट्ठे लिखे हैं, वो थोड़ा जल्दी के चक्कर में। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में युद्ध हुआ, और इन तीनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो जुल्फ़िकार खान याद है ना? जुल्फ़िकार खान ने मदद की जहां की, जिसका पूरा नाम था जहांदर शाह। जहांदर शाह की मदद की जुल्फ़िकार खान ने, उसकी मदद की बदौलत रफ़ीउस शान और अज़ीमुस शान जो है बैटल में हार जाते हैं, और जहांदर शाह मुगलिया सल्तनत की गद्दी पे बैठता है, जो 1712 से लेके बहुत लंबे टाइम तक शासन करता है, 1713 तक। ठीक है, इसको इतिहासकार ने एक टाइटल दिया। हिंदी में बोलते हैं लंपट मूर्ख, या ऐसा मूर्ख जिस जो नफरत के लायक है। अब इतिहासकारों ने ये टाइटल दिया तो इस आप सोचिए कि इसने कितने अच्छे अच्छे काम किए होंगे। बहरहाल काम क्या किए वो आप आगे देखिए। इसने भी एक तरीके से लंपट मूर्ख बोलते हैं शायद हिंदी में। तो इसने भी एक तरीके से पैसिफिकेशन की पॉलिसी या नीति अपनाई, राजपूतों के प्रति, मराठा के प्रति दोस्ती निभाई इसने। जहांदर शाह बताए तो अभी, जहांदर शाह ही जीता तो जब वही बनेगा ना। ठीक है, तो इसने फ्रेंडली पॉलिसी अपनाई, दोस्ताना व्यवहार अपनाया राजपूतों के साथ, मराठाओं के साथ। लेकिन इसके पीछे मंशा ये थी कि ये किसी तरीके से अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि उनसे दुश्मनी लेने का मतलब हुआ कि रेड मारेंगे, छापा मारेंगे, युद्ध लड़ेंगे, फालतू का पैसा भी जाएगा उसमें, मरने का चांस और जो है साम्राज्य की बर्बादी का चांस रहा। तो इसने अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया कि मराठा और राजपूतों से दोस्ती बना के रखेंगे। दोस्ती बना के रखेंगे तो मजबूत भी रहेंगे, प्लस एम्पायर की स्टेबिलिटी, साम्राज्य की स्थिरता बनी रहेगी।
उसने औरंगज़ेब की सारी नीतियों को ख़त्म किया। औरंगज़ेब की वो कौन कौन सी नीतियाँ थीं जिसको इसने ख़त्म किया? सबसे पहला काम इसने किया, एबॉलिशन ऑफ जजिया, जजिया को ख़त्म किया। दूसरा काम इसने क्या किया? जय सिंह जो आमेर का था उसको एक टाइटल दिया, मिर्ज़ा राजा सवई। ठीक है, सवई नहीं है, सवई। टाइटल दिया आमेर के राजा को खुश करने के लिए, प्लस इसको मालवा का गवर्नर भी बना दिया। ठीक है, इसके अलावा अजीत सिंह को भी एक टाइटल दिया। वो टाइटल क्या था? महाराजा का। तो एक के बाद एक इसने सबको खुश करने का ठेका लिया हुआ था, और अजीत सिंह की बराबरी यहाँ पे भी कि इसको भी गवर्नर बना दिया मारवाड़ का। तो आसान भाषा में कहा जाए तो जो गलती बहादुर शाह ने की उसी गलती को उसने यहाँ पे दोहराया। अब राजपूतों से बना के रखने का मतलब ये नहीं था कि जाके उनसे मार काट कर दुश्मनी निभाए, बट होता है ना कि ऐसी सिचुएशन हो जब हालात नाजुक हों तो दोस्ती भी ध्यान से करनी चाहिए कि कहीं वो इंसान आगे चल के आप ही के पेट में छुरा भोंक के ना चला जाए। वही काम यहाँ पे कर रहे थे ये लोग, ध्यान से सोच ही नहीं रहे थे, कोई इनके अंदर वो डिप्लोमेटिक सोच ही नहीं थी। तो सारा ये खुश करने वाला काम ये किए जा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा जाटों से भी दिक्कत चल रही थी। जाटों का एक सरदार था, एक नेता था, जिसका नाम था, हिंदी में बोलते हैं चूड़ामन, इंग्लिश में हम लोग प्रोनाउंस करते हैं चूड़ामन जाट। इससे भी इसने पैसिफिकेशन किया, समझौता किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और एक नाम आता है छत्रसाल बुंदेला, बुंदेला शासक। इससे भी इसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और रिश्ता बेहतर करने की कोशिश की। तो सबको इसने एक तरफ से दोस्त बनाने की कोशिश की। जब एक तरफ से सबको दोस्त ही बना लेंगे अपने चारों ओर, जितने भी एम्पायर हैं, जितने भी राज्य हैं, तो आप विस्तार कहाँ से करेंगे और अपने आप को मजबूत कहाँ से बनाएंगे? तो इसकी बेवकूफ़ी थी एक तरीके से। हालांकि सिखों को लेके वो इशू जो चल रहा था वो वैसे ही टस का मस पड़ा हुआ था। इसके अलावा इसने कोई भी कुछ काम ही नहीं किया दोस्ती के अलावा, इसीलिए इसको मूर्ख बोला जाता है। कुछ काम नहीं किया। एक काम इसके टाइम पीरियड में हुआ था छोटा सा, वो काम भी इसने नहीं किया था। बस इसने क्या किया, मोहर मारी, साइन किया, जो भी करना हो वो काम जुल्फ़िकार ने किया था। क्योंकि जुल्फ़िकार जो है अब इसका वज़ीर था। जुल्फ़िकार खान ने एक सिस्टम शुरू किया था, इजारा सिस्टम। ये एक क्वेश्चन पूछता है कि इजारा सिस्टम किसने शुरू किया या किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो शासनकाल पूछे तो जहांगीर शाह। किसने शुरू किया? तो जवाब है इसका जुल्फ़िकार खान। इस सिस्टम में क्या था, जो टैक्स कलेक्शन की बात थी ना, लोगों से जो टैक्स लिया जाता था उसके बीच में बस मान लीजिए कि एक मिडल मैन आ गया, एक बिचौलिया आ गया। ठीक है, बाकी इसमें कुछ और डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा क्या बेवकूफ़ी वाला काम इसने किया कि मराठाओं को चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट करने की परमिशन दे दी। ठीक है, मतलब आसानी से मराठाओं को देने के लिए तैयार हो गए। देखिए, मराठा दो तरीके का टैक्स लेते थे। एक होता था आपका चौथ, एक होता था आपका सरदेश मुखी। ठीक है, चौथ वो राज्यों से लिया जाता था जो मराठा साम्राज्य के आजू बाजू में थे, जो मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं थे। तो उनसे एक चौथाई हिस्सा लिया जाता था कि आप लोग हमको एक चौथाई हिस्सा दीजिए, हम आपके वहाँ ना छापा मारेंगे ना हमला करेंगे। ये होता था चौथ। और सरदेश मुखी वो अपने ही लोगों से लेते थे, अपने ही राज्यों से लेते थे 10% एक्स्ट्रा। इसको बोलते थे सरदेश मुखी। तो मुगलों से भी इन लोगों को लेना था, मराठाओं को। तो मुगलों ने यहाँ पे खुद से पहल की। इन लोगों ने बोला कि अरे महाराज, आप टेंशन मत लीजिए, आपको चौथ और सरदेश मुखी चाहिए ना, हम देंगे। किसी को नहीं दिख रही है।
रमेशा जी लेफ्ट होके ज्वाइन करिए, अभी मत करिए, 2 मिनट सुन लीजिए। तो मुगलों ने यहाँ सामने से बोला कि देखो मराठा भैया, आपको क्या चाहिए, चौथ और सरदेशमुखी चाहिए, हम आप लोगों को बिल्कुल देंगे, बस शर्त इतनी सी है कि हमारे राज्य से, यानी कि मुगलिया सल्तनत का जो भी हिस्सा है, जो भी एरिया है, उस एरिया से जो भी चौथ देनी है आपको, वो हमारा ही आदमी कलेक्ट करेगा, और हमारा आदमी कलेक्ट करके आपके अधिकारी को दे देगा। तो कौन सी घंटा जो है, ये बड़ी शर्त थी, एक तरीके से तो गुलामी हो गई ना। जिसको चौथ चाहिए आके कलेक्ट कर लेगा, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हम खुद कलेक्ट करवा के आपको दे देंगे। तो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है कि किसके टाइम पीरियड में मुगल्स जो है चौथ और सरदेशमुखी खुद कलेक्ट करके मराठाओं को देखने के लिए देने के लिए राजी हुआ। ठीक। तो ये भी एक उसकी मिस्टेक थी। तीसरी जो मिस्टेक इसके टाइम पीरियड में रही, जो सबसे बड़ी कह लीजिए इंटरनली, जो आजकल होता है, हार्मोन सबके ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, उसके टाइम पीरियड में दो लोगों का नाम आता है जहांगीर शाह के। एक का नाम आता है लाल कुंवर, दूसरा नाम आता है ज़ुहरा बाई। ये दोनों क्या थे, मिस्ट्रेस थे। इंग्लिश में कहिए दूसरा वर्ड जो है वो है प्रोस्टिट्यूट, उर्दू में कहिए तो तवायफ थी। और जहांगीर शाह का दिल जो है लट्टू हुआ पड़ा था, एकदम पागल। जो बोल दें वो चीज़ फट से जो है हाजिर, जो बोल दें फट से वो फैसला। जब जब दरबार में या किसी भी साम्राज्य में किसी भी शासक की बीवी हो या कोई तवायफ हो, क्योंकि तवायफ रखने का काम तो प्राचीन भारत से चला आ रहा शासकों की जो है अय्याशी में। तो जब जब काम काज में जो ऑफिशियल वर्क्स होते हैं उसमें जब जब महिलाओं ने इंटरफेयर किया, ये महिलाओं की बुराई नहीं है, ये फैक्ट है, इतिहास आप उठा के पढ़िएगा। जब जब महिलाओं ने हस्तक्षेप किया तब तब साम्राज्य बर्बादी की ओर गया। यहाँ पे भी वही चीज़ हुई, जहांगीर शाह ने इन लोगों के चक्कर में आके अपने पूरे कार्यकाल को बर्बाद कर दिया। यही चीज़ हुई थी आपके फ्रांस में भी। लुई 16 वो अपनी बीवी के चक्कर में पूरे फ्रांस को तबाह कर दिया। जो बोलती थी उसकी बीवी एकदम जो है बाहें फैला के हाँ करते हुए रेडी रहता। प्रजा मर रही थी परेशानी से, जो है भूखमरी से, पैसे की कमी से, और ये महाराज क्या कर रहे थे, लुई 16 अपनी बीवी के साथ जंगल में जाके सैर सपाटा करते थे, रोमांस करते थे, शिकार करते थे। और कोई फैसला भी लेना होता था तो अपनी बीवी से सलाह मशवरा करते थे। उसकी बीवी जो अपने फायदे के लिए बोलती, वो खुद राष्ट्र तो जो है राजकुमारी थी, तो उसकी बीवी भी वैसे ही काम बोलती थी, और ये महाराज जी आंख बंद करके उस पर यकीन करते थे। वही काम यहाँ पे, ये तो बीवी भी नहीं थी, तवायफ थी। जहांगीर शाह भी वही काम कर रहा था। तो जब इन लोगों का इंटरफेयर हुआ तो साम्राज्य को इससे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। और इसी दिक्कत की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जब ये लोग इंटरफेयर करने लगे ना, तो जहांगीर शाह का तो ध्यान रहा नहीं साम्राज्य पे। तो साम्राज्य में आपस में जो अधिकारी थे उनमें फूट पड़ने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी, आपस में जो है गुट बनने लगे। शुरू में जब हेडलाइंस बताई गई थी आपको, तो उसमें एक फैक्टर ये भी बताया गया था, गुटीय लड़ाई, फैक्शनल फाइट्स, कि दरबार में साम्राज्य में ही गुट बन गए, ग्रुप्स बन गए, जो आपस में लड़ते थे, और उससे भी साम्राज्य को नुकसान हुआ। याद है? भूल गए हैं? परसों पहला दिन जब शुरू किए थे तो। चलिए भूल जाइए जो हम बताए थे, ठीक है। देखिए,
लाल कुंवर और जोराबाई के हस्तक्षेप से क्या हुआ, जहांगीर शाह अब ध्यान तो देता नहीं था काम काज पे, अपने शासन अब जो है काम, जो भी एक राजा का बादशाह का काम होता है उस पे साथ ध्यान नहीं देता था। इसकी वजह से दरबारी जो है और ज़्यादा करप्ट हो गए, आपस में लड़ना शुरू कर दिया, आपस में जो है खुद ही वो धीरे धीरे जो अधिकारी होते थे पावरफुल होना शुरू हो गए। और बहुत सारे जो अधिकारी जो नोबल्स होते थे ना साम्राज्य में, जो खास होते थे, जैसे आजकल मिनिस्टर्स होते हैं ना, प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, बाकी मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही तो बादशाहत में भी रहते हैं, नोबल्स रहते हैं, अधिकारी रहते हैं। तो वो अधिकारी अब धीरे धीरे अपने आप में ही पावरफुल होने लगे और एक प्रेशर ग्रुप की तरफ बन के उभरना शुरू हो गया। प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या है कि वो एक ऐसा ग्रुप बन गए कि उनके कहने पे अब साम्राज्य चलने वाला था, वो जो बोलेंगे वो होगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति आ गई है, वो इतने पावरफुल खुद हो गए। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं था कि ये कोई पॉलिटिकल जो है ग्रुप बना था, ये सब आपस में कोई फैमिली रिलेशन वाले थे, सब आपस में एकजुट हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे अपने अपने कास्ट के बेसिस पे, अपने अपने खून के बेसिस पे, और सब इकट्ठा होके सब अपने आप में पावरफुल होना चाहते थे, और इसी तरीके से कई सारे ग्रुप बन के खड़े हो गए थे। उसमें 3 ग्रुप का नाम आता है। कौन कौन से वो 3 ग्रुप हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक आता है तुरानी ग्रुप या तुरानी गुट। तुरानी, ईरानी, हिंदुस्तानी। दरबार में ये 3 ग्रुप बन चुके थे, 3 गुट बन चुके थे। तुरानी ग्रुप क्या है? तुरानी ग्रुप वो ग्रुप था जो सेंट्रल एशियन मुसलमान थे। सेंट्रल एशिया के जो थे ना, उज़्बेकिस्तान वाला जो रीजन है, अफगानिस्तान के ऊपर का जो रीजन है, तुर्कमेनिस्तान वगैरह वाला, वहाँ से जो बिलोंग करते थे वो कहलाए आपके तुरानी। ठीक है। इन तुरानियों में एक बड़ा फेमस नाम आता है आपका आसफ जाह का। आसफ जाह याद है कि ये भी भूल गए? हैदराबाद वाले, ठीक है ना। इसके अलावा एक नाम आता है आपका कमरुद्दीन का, एक नाम आता है आपका जकरिया खान। ये सब मेन लीडर थे इस ग्रुप के। वहीं ईरानी ग्रुप कौन सा था? जाहिर सी बात है ईरान का था, पर्शिया का था। इसमें जो मेन नाम आता है, एक आता है आमिर खान, मुंबई वाला नहीं। एक नाम आता है आपका इसहाक खान, और एक नाम आता है आपका सादत खान। ये सादत खान भी वही सादत खान है जो आगे चल के नवाब बन जाता है। और तीसरा ग्रुप था, वो था हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी गुट में 2 लोगों का नाम आता है, एक नाम आता है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला खान, और दूसरा एक नाम आता है सैयद हुसैन अली। दोनों भाई थे। ये बताने का मकसद क्या है, जो ये 2 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप है ना, तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी। तुरानी कहते थे कि हम सबसे बड़े हैं, ईरानी भी कहते थे कि हम सबसे बड़े हैं क्योंकि हम ओरिजिनल मुस्लिम हैं। ठीक है ना, क्योंकि मुस्लिम तो वहीं से है। कहते थे कि हम ओरिजिनल मुस्लिम हैं। और वो हिंदुस्तानी जो गुट था उनको बहुत छोटा, बहुत नीच मानते थे। कहते थे कि आप लोग छोटे हैं हम लोगों से, क्योंकि आप लोग तो कन्वर्ट हुए हैं। तो पूरे जितना भी हिंदुस्तानी ग्रुप था ना, उनके यही 2 लीडर थे, अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली, जिनको एक वर्ड में बोला जाता था सैयद ब्रदर्स, हिंदी में बोला जाता है सैयद बंधु। अब चूंकि तुरानी और ईरानी हिंदुस्तानियों को हमेशा जो है साइड रखते थे, किनारे रखते थे, किनारे रखने की वजह से सैयद बंधुओं को हिंदू बहुत पसंद करते थे, और हिंदुस्तानी वो मुस्लिम जो कन्वर्ट हुए थे वो भी बहुत पसंद करते थे कि हाँ तुरानी ईरानी तो अपने आप को बड़ा महान समझते हैं, ये हैं हमारे असली जो है हमदर्द, यानी कि हिंदुस्तानी पार्टी वाले। इस तरीके से ये तीनों गुट आपस में लड़ते रहते थे, प्लस ये तीनों गुट ये भी कोशिश करते थे कि हमारा ही जो है वर्चस्व रहे मुगल साम्राज्य पे, हमारी ही बात बादशाह माने। हिंदुस्तानी वाले चाहते थे, सैयद बंधु चाहते थे कि बादशाह हमारी सुने, ईरानी चाहते थे कि हमारी सुने,
और आसफ जाह या तुरानी चाहते थे कि नहीं, बादशाह हमारी सुने, हम जो बोल दें वही एम्परर करे और किसी और की वो बात ना सुने। इसी चक्कर में ये लोग क्या करते, सब एक दूसरे के खिलाफ बादशाह के कान भरते थे, सब एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते थे। साजिश वाली कहानी शुरू हुई हुई ना। इस तरीके से ये लड़ना शुरू किए, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, एक दूसरे पे वार करते थे। धीरे धीरे साम्राज्य की जो शांति थी वो शांति भंग होने लगी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है तबाह बर्बाद होने लगा। और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जैसे तबाह होना शुरू हुआ, बर्बाद होना शुरू हुआ, बाहर के आक्रमणकारी का खतरा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। जाहिर सी बात है, जब आपस में लोग लड़ेंगे तो बाहर वालों को तो मौका मिलेगा ना। जैसे कुछ ऐसी फैमिलीज होती है ना जहाँ पे भाई भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, तो जो भाई भाई आपस में लड़ रहे होते हैं तो बाहर वालों को भी मौका मिल जाता है। जब घर में ही गाली गलौज हो रहा है तो बाहर वालों से क्या उम्मीद करेंगे कि वो आके आपसे मीठा बोले। घर में ही लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, तो बाहर वालों से क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको सर पे कंधे पे बिठा के रखेंगे। तो ये लड़ाई आपस में दरबार में साम्राज्य में शुरू हो गई थी, और इसका नतीजा कहीं न कहीं इन्हें आगे चल के भोगना था। यहाँ तक अगर एकदम क्लियर है चीज़ें तो बताइए, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे आप लोग और अभी कंफ्यूज होने वाले हैं। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे 100% कंफ्यूज होंगे। जिनको जिनको समझ आया कृपया करके अपने अपने हाथ ऊपर करें। घर जाना है? हम पूछें घर जाना है क्या, मतलब छुट्टी करनी है, ये पूछ रहे हैं? हम्म। हाँ, यहाँ तक समझ में आया, वही तो पूछ रहे हैं। हाथ ऊपर करिए आप लोग, जिनको जिनको पल्ले पड़ा। तंजीला, सबीना, सूफिया, रिसालत, तलविया, रमीशा। फिर मुंसीपुर वाले गायब हैं। मुंसीपुरा वालों, क्या हुआ बताइए। ताहा खान, आप ही बताइए। नुसरत जहां, मारूफ सम्स लेफ्ट हो गए क्या? नुसरत जहां, आप बताइए, क्या समझ नहीं आया? जी। नाम मत याद रखिए, बस इतना सा याद रखिए कि तुरानी, ईरानी, हिंदुस्तानी, ये तीन गुट थे। तुरानी और ईरानी अपने आप को बड़ा मानते थे, और हिंदुस्तानी को वो छोटी नज़र से, नीच नज़र से देखते थे कि वो हमसे छोटे हैं। तो इस तरीके से सब चाहते थे कि हमारा वर्चस्व दरबार में बना रहे, और अपने वर्चस्व के चक्कर में ये सब आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते रहते थे, एक दूसरे के खिलाफ बादशाह के कान भरते रहते थे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि तुरानी और ईरानी दोनों एक साथ हो गए। तुरानी में ये आसफ जाह, और ईरानी में सादत खान, जिसको बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है, और आसफ जाह को निज़ामुल मुल्क भी कहा जाता है। ये दोनों इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होके नादिर शाह से इन लोगों का एक तरीके से नादिर शाह से झोल माल हो गया। और नादिर शाह से झोल माल करने का मतलब क्या है कि नादिर शाह को इन्होंने इनडायरेक्टली न्योता दे दिया भारत आने का, और वही नादिर शाह के मुगलिया सल्तनत को उखाड़ के चला जाता है। तो अगर इसको, नादिर शाह ईरान का शाह था, ठीक है। ईरान में जो रूलर होते थे ना, उनको शाह बोला जाता था, बादशाह नहीं बोलते थे। तो ईरान का शाह था, वो यहाँ पे आके अटैक करता है और मुग़ल सल्तनत को उखाड़ के चला जाता है। इसके बाद समझिए कि मुगलिया सल्तनत की जो सच्चाई थी वो पूरे भारत के सामने आ गई थी। तो आसान भाषा में तो हम लोग कह सकते हैं ना कि इन गुटों ने अपने फ़ायदे के लिए मुग़ल साम्राज्य की नींव को हिला के रख दिया, कह सकते हैं। तो ये लड़ाई इसलिए समझनी इन लोगों की ज़रूरी थी। आगे तुरानी ईरानी तो अपना कांड कर दिए, अब हिंदुस्तानी जो गुट था वो इतना भी महान नहीं था, ठीक है। इसने महानता अपनी कैसे दिखाई? अब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए कि जहांदर शाह की लड़ाई जब हो रही थी उत्तराधिकार के लिए, तो उसकी लड़ाई किसके साथ हुई थी?
अजीमुशान के साथ भी हुई थी, याद है? याद है? अजीमुशान की बीवी थी, नाम था साहिबा निस्वां। साहिबा निस्वां ने तुरंत सैयद ब्रदर्स को अप्रोच किया, उनको जो है कॉल किया उसने। सैयद ब्रदर कौन थे? हिंदुस्तानी गुट वाले। सैयद ब्रदर को उसने बोला कि देखो, हक तो मेरे शौहर का था गद्दी पे बैठने का, यानी कि अजीमुशान का हक था, लेकिन ये जहांदर शाह गद्दी पे बैठा हुआ है। अब तुम लोग की जिम्मेदारी है कि तुम जहांदर शाह को गद्दी से हटाओ और मेरे बेटे फरुख सियार को गद्दी पे बिठाओ। फरुख सियार कौन था? अजीमुशान और निस्वां जी का बेटा था। तो सैयद ब्रदर्स ने बोला कि हम क्यों ऐसा करें, हमें क्या मिलेगा? हम बादशाह को गद्दी से हटा के आपके बेटे को गद्दी पे बिठाएंगे तो हमारा क्या फायदा होगा? साहिबा निस्वां ने बोला कि इतना हल्के में मत लो। अगर तुम ऐसा कर दिए, जहांदर साहब को गद्दी से हटा के मारवाड़ दिए, तो हम तुमको भी पोस्ट देंगे, वजीर की पोस्ट देंगे। उसने अब्दुल्ला खान से बोला कि हम तुमको वजीर बना देंगे, और हुसैन अली से बोला कि हम तुमको मीर बख्शी बना देंगे, यानी कि आसान भाषा में फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। सैयद ब्रदर्स ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, वादा अगर आप निभाएंगे तो हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं। और एज अ रिजल्ट सैयद ब्रदर्स ने जहांदर शाह का कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद फरुख सियार को गद्दी पे बिठा दिया, और फरुख सियार मुगलिया सल्तनत का अगला बादशाह बन गया। दिक्कत यहाँ पे क्या हुई कि जो जिसको गद्दी पे बिठाता है वो उसका गुलाम हो जाता है। ये बात आपने पीछे भी देखी, चाहे फ्रांस के केस में हो चाहे किसी के केस में हो। तो यहाँ पे भी ठीक वही चीज़ हुई। फरुख सियार को गद्दी पे बिठाया सैयद ब्रदर्स ने, तो फरुख सियार अल्टीमेटली एक कठपुतली बन के रह गया सैयद ब्रदर्स का। और जो तुरानी और ईरानी गुट चाहते थे कि दरबार में हमारा वर्चस्व हो, अल्टीमेटली वर्चस्व किसका हो गया? हिंदुस्तानी गुट का हो गया। समझ में आए? इस तरीके से फरुख सियार गद्दी पे बैठता है, लेकिन फरुख सियार के नाम पे असल में शासन करते हैं आपके सैयद ब्रदर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? जी बताइए। नहीं किया, नहीं किया आक्रमण, अभी अभी करेगा आगे। ठीक है ना, अभी आगे करेगा। देखिए तीनों गुट हैं, क्लियर है ना इतना? तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी। तो तुरानी और ईरानी क्या हुए, इकट्ठा हो गए। उसका तुरानी का जो लीडर था निज़ामुल मुल्क, वो, और ईरानी का जो लीडर था सादत अली यानी कि बुरहानुल मुल्क, ये दोनों इकट्ठा हो गए कि हम हिंदुस्तानी गुट वाले का वर्चस्व नहीं होने देंगे। आसान भाषा में बस इतना समझिए। तो ये इकट्ठा हो गए। अब सोच रहे थे किसी तरीके से हिंदुस्तानी गुट को हम लोग साइड कर देंगे और जहांदर शाह पे हम लोग अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। लेकिन बैकग्राउंड में साहिबा निस्वां ने खेल कर दिया, जो कि अजीमुशान की बीवी थी। अजीमुशान को कौन था? जहांदर शाह का भाई था। साहिबा निस्वां तुरंत गई हिंदुस्तानी गुट वालों के पास, यानी कि सैयद ब्रदर्स के पास। उनके पास जाके कहती है कि देखो, जहांदर शाह तो तमाशा करके गद्दी पे बैठ गया, असल में हक तो मेरे शौहर का था। अब शौहर तो बैठेगा नहीं, मेरा बेटा अब गद्दी का हकदार है, इसलिए जहांदर शाह को तुम लोग मारो, और जहांदर शाह को मार के फरुख सियार यानी कि मेरे बेटे को गद्दी पे बैठा दो। तो सैयद ब्रदर्स ने, यानी कि अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली ने पूछा कि ऐसा करने पे हमको क्या मिलेगा? तो साहिबा निस्वां ने बोला कि देखो, अगर तुम लोग ऐसा कर दिए तो अब्दुल्ला खान को हम वजीर बना देंगे, और हुसैन अली को हम बना देंगे मीर बख्शी। मीर बख्शी यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। इस लालच में अब्दुल्ला खान और हुसैन अली ने जहांदर शाह को मारने का फैसला किया, और अंततः एट लास्ट वो उसको मार भी देते हैं, और मार के फरुख सियार को गद्दी पे बैठा देते हैं। और इस तरीके से फरुख सियार मुगलिया दरबार में, मुगलिया साम्राज्य में 1713 से लेके 1719 तक बादशाह रहता है, शासन करता है।